चंद्रगुप्त की कहानी आप लोग जानते भी होंगे। आज आप लोगों के चैप्टर में ये दिया गया है, तो चलिए आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तेरे बाप ने मेरे बाप को मारा था, तुझे मारकर मैं उसका प्रतिशोध चुकाऊंगा। गिरनार 2 बार लूटा गया है, इस बार मैं भी उज्जैनी में गधों का हल चलवाकर ही जाऊंगा। क्रोध से, विजय के मत से और गर्व से भरकर सब सेनापति रुद्रसेन गरज रहा था। पराक्रमादित्य समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त इस विजेता से संधि की शर्तें सुनने को उपस्थित था। हार तो कोई भी सकता है, परंतु सब कोई सब प्रकार की बातें नहीं सुन सकते, और भारत के स्वर्ण युग के गुप्त सम्राट तो ऐसी अभद्रवाणी सुनने के सबसे कम अभ्यस्त थे। दुर्भाग्य से रामगुप्त उनमें सबसे निकृष्ट था। उसके अतिरिक्त अन्य किसी को ऐसी बातें सुनने का अवसर नहीं आया, परंतु इस समय इस परम भीरू और विलासी सम्राट का भी सोया हुआ तेज जाग उठा। पराक्रमी वह नहीं था, फिर भी उसने गांधी की सी निर्भयता से कहा, तुमने मार दूंगा कि क्या रट लगाई है? मारना है हो तो मार दो, मरने से हमें डर नहीं है, पर यदि संधि चर्चा करनी है तो वह इन धमकियों से नहीं होगी। रुद्रसेन चौंक कर क्षण भर चुप रह गया, पर तुरंत ही चौगने जोर से चिल्लाकर बोला, मरने से नहीं डरता है तो भी तुम्हें मरना होगा। तुम्हारी निडरता से मुझे क्या? इस बार उज्जैनी को आग लगाकर राख न कर दिया तो मैं रुद्रदामा का पुत्र रुद्रसेन नहीं। उसके स्वर की कठोरता और आंखों की लाली को देखकर रामपुत्र डर गया। जीवन उसे प्रिय था, संधि की शर्तों के अतिरिक्त वह और कुछ नहीं सुनना चाहता था। वह न जाने क्या उत्तर देता, परंतु प्रधानामात्य ने हस्तक्षेप किया। परमाणु के समय का रोग उनमें ज्यों का त्यों बाकी था। इन बातों के लिए युद्ध का क्षेत्र था छत्रप। जहाँ तुम बैठे हो यह युद्ध क्षेत्र नहीं, राजमहल है। राजमहल में इस प्रकार का गर्जन तर्जन अशिष्टाचारण है। संधि करना चाहते हो तो संधि की शर्तें बताओ, या फिर कहो कि संधि नहीं करना चाहते। यदि यही बात रामगुप्त ने कही होती तो संभवतः छत्रप बीच में ही चीखने चिल्लाने लगता, पर प्रधानामात्य के सिंह गंभीर स्वर ने उसे अभिभूत कर दिया। किंतु क्षण भर बाद ही उसका विजेता हृदय अपनी इस अभिभूतता पर क्षुब्ध हो उठा। संधि करने को तैयार होकर ही तो महल में आया था, पर यह क्या पराजित होकर संधि प्रार्थना करने वालों का व्यवहार है? विजेता छत्रप इस समय जो कुछ चाहता कर सकता था। विलासी रामगुप्त की पराजित सेना प्रतिरोध में एकदम असमर्थ थी। फिर छत्रप ऐसा व्यवहार क्यों सहे? इस बार वह चिल्लाया नहीं, बोला, मैं शिष्टाचार सीखने यहाँ नहीं आया और संधि की आवश्यकता मुझे नहीं तुम्हें है, पर जिस तरह तुम चाहते हो उस तरह की संधि मुझे नहीं करनी है। मैं तो अब बदला लूंगा, पूरा बदला। नगर को जलाकर, महलों को उजाड़कर और तुम्हारे रक्त से अपने पिता का तर्पण करके बोलते बोलते बर्बर सकोगा उन्मत्त छत्रप रुक गया। एक द्वार से रेशम के पर्दे को हटाकर गुप्त कुल की शरीर धारणी लक्ष्मी के समान ध्रुव स्वामिनी ने प्रवेश किया। रामगुप्त की यह प्रधान महिषी अपने अनुपम लावण्य और अद्भुत तेजस्विता के कारण कुछ ऐसी दिखाई पड़ रही थी कि छत्रप रुद्रसेन के मुंह की बात मुंह में ही रह गई। और यदि तू इस सुंदरी को मुझे सौंप दे तो मैं तेरा राज्य, तेरी उज्जैनी और स्वयं तुझे जो कहते हो छोड़ वापस लौट जाऊंगा। किसी को भी कुछ नहीं कहूंगा। बर्बरसक से इसके अतिरिक्त और क्या आशा की जा सकती है? पर गुप्त सम्राट के महल में बैठकर समुद्रगुप्त की पुत्र वधु को इस प्रकार मांगने का साहस। समुद्रगुप्त किसका नाम सुनकर शत्रुओं की पत्नियों के दाएं नेत्र फड़कने लग जाते थे। उसी समुद्रगुप्त के पुत्र और पुत्रवधु का ऐसा अपमान, ऐसी ही आंखों में लुहार की सी भट्टियां जल उठी। कितनी ही बाहों में उन्मत्त खून भर उठा। कुछ म्यानों में तलवारें भी खड़की, पर आदेश की अपेक्षा से सबके नेत्र उसकी ओर उठ गए। जिसके सिर पर मुकुट था, पर रामगुप्त की आंखों में संतोष और शांति की शीतलता थी। उसके होठों पर मुस्कान जैसे कह रही थी, अरे यह संकट इतनी आसानी से टल गया। लज्जा से, आत्मग्लानि से और अपमान के क्षोभ से साम्राज्य के सभा पदाधिकारियों के मुख विवर्ण और नेत्र गीले हो गए। आत्मसम्मान और गौरव को तिलांजलि देकर राज्य के लोभ और प्राणों के भय से रामगुप्त ने छत्रप रुद्रसेन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। समुद्रगुप्त का अयोग्य उत्तराधिकारी पल भर में साम्राज्य के सब लोगों की दृष्टि से सिंहासन से नीचे गिर गया। जिन लोगों ने ग्लानि और क्षोभ से रामगुप्त का पतन देखा, उनमें उसका बेटा भाई चंद्रगुप्त भी था। उसमें अपने तेजस्वी पिता के सभी गुण विद्यमान थे। अपमान को न सह सकने के कारण उसका मुखमंडल तमतमा उठा था, परंतु उसके प्रत्युन्नति
मस्तिष्क ने उसे अपना रोज संयत रखने की सलाह ही दी। बिना पूरी सज्जा के काम में हाथ डालकर उसे बिगाड़ देने वाला आदमी वह नहीं था। रामगुप्त की ओर से निराश लोगों की दृष्टि जब चंद्रगुप्त के मुख पर पड़ी तो यद्यपि उन्हें वहां अंधकार तो दिखाई नहीं दिया, पर प्रकाश भी नहीं दिखाई पड़ा। समुद्रगुप्त को याद करके लोगों के हृदय हाहाकार कर उठे। देखिए आगे, क्षत्रप रुद्रसेन उज्जैनी के बाहर अपने सैन्य शिविर में बहुत ही उत्सुक और अधीर था। गुप्तों के राजमहल से सेविकाओं की पंक्तियां शिविर में आ रही थी। द्रुसाम्नी अपनी 500 अनुचरियों के साथ रुद्रसेन के पास आएगी, यह निश्चय हुआ था। विजय और वासना के आनंद से रुद्रसेन जैसे हवा में उड़ रहा था। तभी एक परिचारिका ने आकर सूचना दी कि रानी की पालकी आ पहुंची है। आखिर अपने बाप के हत्यारे की पुत्रवधू को आज मैंने अपने शिविर में मंगा ही लिया, उसने सोचा, और उसे लगा कि जैसे इस कार्य द्वारा उसने रुद्रदामा को समुद्रगुप्त पर विजय प्राप्त करा दी हो। आनंद की कल्पना से उसके रोम पुलकित हो उठे। उस रूप यौवनशालिनी सम्राज्ञी के आलिंगन को आतुर वह निर्दिष्ट भवन में पहुंचा। सुंदरी इस समय अवगुंठन किए हुए है। सत्य स्वाभाविक है, यह सोचकर वह प्रेम प्रार्थना करने के मंत्रणा गृह में बिना अवगुंठन करने आने वाली तेजस्विनी क्षत्रप को विस्मय हुआ। पर ऐसे काल में लज्जा अत्यंत लिए पास जाकर उसका अवगुंठन हटाने लगा। जैसे वर्षा की अंधेरी रात में पैर के समीप नाग की फुफकार सुनकर पथिक चौंकता है, या सैरेंद्री के बदले महाबली भीम को पाकर जैसे कीचक चौका था, वैसे ही अवगुंठन हटाने पर क्षत्रप रुद्रसेन चौका। द्रुसाम्नी के स्थान पर केसरी के समान सुंदर और भयानक एक युवक बैठा था, चंद्रगुप्त। पल भर में ही क्षत्रप के मस्तिष्क में एक के बाद एक 20वीं विचार दौड़ गए। वह पल बहुत छोटा था और उसके बीतते चंद्रगुप्त तलवार लेकर रुद्रसेन पर टूट पड़ा। निहत्था रुद्रसेन देखते देखते धराशायी हो गया। गुप्त कुल की लक्ष्मी का अपमान करने वाले के सिर में चंद्रगुप्त ने गिनकर 3 ठोकरें लगाई और उसके बाद अपना विजय का शंख बजा दिया। उस शंख की ध्वनि सुनते ही रानी की 500 परिचारिकाएं जैसे जादू से जीवन मुक्त सैनिकों में परिवर्तित हो गई। घोर युद्ध के पश्चात सब पूर्णतया परास्त हुए, परंतु अभी तक सम्राट रामगुप्त था। द्रुसाम्नी अपने पति की नीचता से विरक्त और चंद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध हो गई थी। सब सेनापति को अपनी पत्नी सौंप देने वाला रामगुप्त उसे नहीं सह सकता था, पर उस जैसे अपुरुष के लिए मृत्यु के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। यह उसका सौभाग्य था कि वह चंद्रगुप्त के हाथ से मरा। उसके लिए किसी ने आंसू नहीं बहाए। राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने पराक्रमादित्य समुद्रगुप्त की सेनाओं को फिर से संगठित किया। एक के बाद एक राज्य उसकी ध्वजा के नीचे आते गए। अपने पिता की भांति उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसकी व्यक्तिगत वीरता जिसने हारी हुई बाजी को विजय अभियान में बदल दिया था, आगे के युद्धों में खूब काम आई। वीरता के अतिरिक्त उसने विद्या का भी व्यसन था और कलाओं का उत्कृष्ट पारखी था। उसकी तुलना के लिए हमें संसार के इतिहास में केवल एक नाम मिलता है, जूलियस सीजर। देखिए इस कहानी में चंद्रगुप्त की कहानी बताई गई। चंद्रगुप्त के पिता थे समुद्रगुप्त और उसमें जो है रामगुप्त जो सम्राट था वो द्रुसाम्नी को रुद्रसेन के हाथों सौंप देता है। अर्थात वो संधि में शर्त रखता है कि यदि आप अपनी श्री पत्नी को या राज्य की लक्ष्मी को हमें सौंप देंगे तो हम आपको मुक्त कर देंगे। तो वो चूंकि मृत्यु से डरता था रामगुप्त, इसलिए वह द्रुसाम्नी को रुद्रसेन को सौंप देता है। लेकिन चंद्रगुप्त छोटा था इसलिए उसको यह बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन जब वह रुद्रसेन के पास जा रही थी द्रुसाम्नी, तो द्रुसाम्नी के भेष में घूंघट किए हुए चंद्रगुप्त वहां पहुंच जाता है और रुद्रसेन जो है वो उस समय आकृष्ट था द्रुसाम्नी के ऊपर, इसलिए वह ध्यान नहीं देता है। और जब वह घूंघट को उठाता है तो देखता है कि वह कौन था, चंद्रगुप्त था, ना कि द्रुसाम्नी थी। और चंद्रगुप्त ने उसका बदला पूरा किया। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि किसी का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी का अपमान करते हैं तो उसके बदले में हमें मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है।